आज आपके स्टूडियो में बैठ के इस टेबल से कर रहा हूं। हम चुनाव परिणाम के दिन फिर बैठ के यहीं पे बात करेंगे। चलिए, दावे कर दिया आपने नितिन भंसाली जी, दावा कर दिया गया है और आपको भी अच्छे मार्जिन से जीतेंगे जी। नितिन भंसाली जी बताइएगा, आश्वस्त हैं, दावा भी किया गया है जी। मैं तो दावा नहीं, चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले लोगों में से हूं। बिल्कुल बुलवाइएगा, मैं भी जवाब दूंगा। सबसे पहले आपके लोकप्रिय चैनल में मैं जो लोग जी न्यूज़ छत्तीसगढ़, एमपी छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं, उन सारे मतदाताओं को, प्रदेश की जनता से अपील करता हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लेते हुए अवश्य रूप से मतदान करें और सही प्रतिनिधि का चुनाव करें। साथ ही अभी एक जानकारी मिली है कि धमतरी में एक पोलिंग बूथ में एक मतदाता व्यक्ति की मृत्यु हो गई है हार्ट अटैक से, तो मैं उसको श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। अब रहा सवाल चुनाव का, तो चुनाव हम बड़ी मुस्तैदी से लड़ रहे हैं। आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कंट्रोल रूम से सारी वार्ड की और सारे नगर पालिका और नगर निगम की एक एक बूथ की वहां से नज़र रखी जा रही है। साथ ही सारे वार्ड में एक एक सीनियर कांग्रेस नेता को अपॉइंट किया गया है वहां पर नजर रखने के लिए। नितिन भंसाली जी, आपके पास मैं आती हूँ, फिर आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। देखिए, इन 13 महीनों के कुशासन के खिलाफ प्रदेश की जनता वोट करेगी। यहाँ पर विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी कहा था इन्होंने, मोदी की गारंटी के नाम पर चुनाव लड़ा। फिर मोदी की गारंटी नहीं चली तो विष्णु का सुशासन इन्होंने कहा और विष्णु के सुशासन के नाम पर बातें की, वो भी सुपर फेल हुआ। तो अब एक नई चीज लाए हैं, अटल का विश्वास पत्र। और अटल जी के नाम पर तो इन लोगों को बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अटल जी के सिद्धांतों को इन्होंने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है, इसलिए अटल जी के नाम को इनको लेना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, ये इतने क्यों भयभीत हैं कि भाई सरकार इनकी, सत्ता इनकी, शासन इनका, तंत्र इनके, उसके बाद 2 दिन पहले, वोटिंग के 2 दिन पहले अचानक एक और घोषणा पत्र ये ले आए, अपना संकल्प पत्र। कुछ भूल गए थे शायद, किसी ने कहा होगा कि भाई स्थितियां ठीक नहीं है, आप एक और ये कोई एक नया जुमला पत्र ले आइए आम जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए। दूसरा, शराब, शासन प्रशासन का दुरुपयोग, पैसे बांटने का आरोप लगातार लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी की जो है वो जमीन खिसकी हुई है। हम 2019 का जो नगरीय निकायों में हमारा परफॉर्मेंस था उसको दोहराने जा रहे हैं और हम काम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन 13 माह के कुशासन के नाम पर वोट मांग रहे हैं। इन्होंने जो मोदी की गारंटी के नाम पर जो वादे किए थे वो वादे आधे अधूरे पूरे हुए हैं और इस वजह से जनता में काफी आक्रोश है। प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कर्मचारी मायूस हैं, प्रदेश में किसान मायूस है, युवा मायूस है, महिलाएं असुरक्षित हैं। उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस में गुटबाजी है और आप सड़कों पर अगर निकलेंगे, जो पोस्टर लगाए गए हैं, एजाज ढेबर नजर नहीं आते, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पोस्टर लगाए गए हैं, एजाज ढेबर नजर नहीं आते, ये कोई मुद्दा नहीं है और इसी मुद्दे को बनाकर खुद ने 13 महीने में क्या किया बताने के लिए कुछ नहीं है। हमारे पोस्टरों पे ध्यान देना, हमारे पोस्टर में कौन है कौन नहीं है वो ध्यान इनको नहीं देना चाहिए। और जनता ने जनादेश इनको काम करने के लिए दिया है। 13 महीना यही रोना गाना करके इन्होंने निपटाया है। एजाज ढेबर अपने वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं, महापौर का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अपने वार्ड से जहां से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर उनका पोस्टर लगेगा। महापौर के जो हमारे चुनावों के दौरान जो होल्डिंग और जो वो बन रहे हैं उसमें प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, प्रभारियों के फोटो लगे हैं। इस पे मुझे ऐसा लगता है ध्यान नहीं देना चाहिए। हमने तो ध्यान नहीं दिया कि डॉक्टर रमन सिंह का और इनके कई वरिष्ठ नेताओं के फोटो गायब है। कई पोस्टरों में किरण सिंह देव जी का फोटो नहीं है, किरण सिंह देव जी का भतीजा वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है। तो बहुत सारी चीजें हैं, इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं कि जनता ने जनादेश काम करने के लिए दिया है, भाई काम करो, इधर उधर ताका झाकी बंद करो। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और यहाँ पर दोनों ही तरफ से वादे किए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। अब किनके दावों में, किनके वादों में दम है वो 15 तारीख को पता चलेगा। फिलहाल एक एनालिसिस करा लेते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी जुड़े हैं। गंगेश द्विवेदी जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, अभी हमारे सहयोगी ग्राउंड पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, एक मतदाता से जब सवाल पूछा गया कि किन मुद्दों को लेकर वो पहुंचे हैं मतदान करने, उन्होंने ये कहा कि उनके दिमाग में यह है कि दिल्ली से लेकर पार्लियामेंट से लेकर अगर शहर की सरकार भी एक कड़ी से जुड़ी हो, यानी कि बीजेपी की सरकार हो,
तो जो विकास होता है वो सही राह पर होता है और कहीं ना कहीं मदद भी केंद्र से मिलती है। तो आपको क्या लगता है कि मतदाता इस चीज को भी दिमाग में लेकर जा रहा है वोटिंग करने? निश्चित तौर पर स्वाभाविक रूप से इस बात का सबके दिमाग में बात है कि, और भाजपा इसको लगातार ट्रिपल इंजन की सरकार के रूप में प्रचारित भी कर रही है, तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ही स्वाभाविक तौर पे। लेकिन यह है कि मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ कि दोनों ही पार्टी इस बार जो मैदान में उतरी हैं वो शहरी चुनाव की तरह से नहीं दिख रहा है, शहरी क्षेत्र का चुनाव नहीं लग रहा है। राजधानी रायपुर स्मार्ट सिटी है, 10 साल से इस प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन आज भी यहाँ पानी की समस्या है। कुछ वार्डों में टैंकर दौड़ रहे हैं, 24 घंटे पानी का वायदा मुझे लगता है डॉक्टर किरणमणि नायक के समय रिफॉर्म की जब बात हुई थी JNURM प्रोजेक्ट तब का है। आज तक शहर राजधानी रायपुर पे 24 घंटे पानी उपलब्ध नहीं हो रहा है। सफाई व्यवस्था का वही हाल है, और यही सारी चीजें वापस एजेंडा में लेके आए हैं। तो मुझे नहीं लगता इस एजेंडे से रायपुर राजधानी की या शहर की जो स्मार्ट जनता है, झुग्गी बस्तियों के क्षेत्र में आपको मिल सकता है अच्छा वोट, लेकिन जो कॉलोनी की जनता है वो इसीलिए वोट डालने नहीं निकलती। इस बात को लगातार मैं बोल रहा हूँ। निर्वाचन आयोग से भी मैंने पिछले आपके डिबेट से ही बोला कि निर्वाचन आयोग को इस बात को लेके जागरूकता फैलाना चाहिए, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन निर्वाचन आयोग की स्थिति भी देखिए, जो अभी इतनी जगहों पर जो अवस्थाएं दिख रही हैं, तो कहीं ना कहीं ढीला पड़ रहा है। और मुझे लगता है दोनों ही पार्टियों में जिस तरह से गुटबाजी सामने आई है, जिस तरह से टिकट वितरण को लेकर असंतोष आया है, मुझे लगता है नेताओं का ज्यादा वक्त इन सब चीजों को, मसलों को उलझाने में रह गया और मुद्दे जो कहीं पिछड़ के रह गए। रायपुर राजधानी का जो अभी तक का 10 बजे का आप देखिए 10% वोटिंग ले देके हुआ है, उसका परिणाम, उसका मेन कारण यही है कि आप स्मार्ट मतदाता के लिए आपके पास एजेंडे नहीं है। तो इस तरह से अगर आप चुनाव में उतरेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, तो अच्छे वोटर्स आपके, जिनको आप क्वालिटी वोटर्स समझते हैं, जो कॉलोनियों में रहते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये लोग आपको वोट डालने नहीं निकलेंगे राजधानी रायपुर में या किसी भी शहर में जहां पर इस ये वोटर नहीं निकलते हैं। लगातार ये कई सालों से राजधानी जब से रायपुर नहीं, जब से छत्तीसगढ़ बना तब से लगातार वोटिंग का जो ट्रेंड देखने में आ रहा है, अच्छे लोग निकल के वोट डालते ही नहीं है। तो ये कब तक नहीं डालेंगे जब तक उनके मुद्दे नहीं रहेंगे आपके एजेंडे में, और मुद्दे दोनों ही पार्टियों से नदारत मिले मुझे। तो ये वजह है कि ज्यादा अच्छा वोटिंग परसेंटेज भी नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, वोटिंग परसेंटेज रायपुर की अगर हम बात करें तो 10.कुछ% है। और हम लगातार अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर आप बदलाव चाहते हैं या फिर आप किसी भी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, आप अपने घरों से एटलीस्ट निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग कीजिए। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाइए। उज्जवल दीपक जी, आपका रुख करते हुए, कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा है। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात कर ले, खासकर अगर राजधानी रायपुर की ही बात कर लें, तो कई ऐसे चाकूबाजी के मामले सामने आते हैं, महिलाओं से अभद्रता की बातें सामने आती है, दुष्कर्म के मामले सामने आते हैं। तो एक ये बड़ा मुद्दा है जिससे लोग परेशान है, आम जनता परेशान है। इस चीज को किस तरीके से यहां पर आप जो सुधारने की कोशिश करेंगे, और जो आपके एजेंडे में है, जो आपके मैनिफेस्टो में है, उसमें महिलाओं को, आप लोगों ने महिला सुरक्षा को लेकर कई बड़े बड़े वादे किए हैं, पिंक टॉयलेट की भी बातें की है, सैनिटरी पैड्स की भी बातें की हैं, तो महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी क्या? देखिए, देश का गरीब, युवा, महिला और किसान चारों वर्ग भाजपा के साथ है। जहां तक बात है कानून व्यवस्था की, तो 15 साल की भाजपा सरकार के बाद जब भूपेश बघेल का कुशासन चालू हुआ, तो जो दबे हुए, भागे हुए गुंडे बदमाश थे, सारे वापस राजधानी में आ गए, छत्तीसगढ़ में आ गए। बाहर से लोगों को लाके बसाया गया, बाहर देशों के रोहिंग्या मुसलमानों को, बांग्लादेशी मुसलमानों को लाके बसाया गया। और वो गुंडा तो कहीं ना कहीं सक्रिय हुए पिछले 5 सालों में। धीरे धीरे उनको खात्मा किया जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है, जांच पहचान की जा रही है। मैं बात करना चाहूंगा चैलेंज की। जो मैंने चैलेंज किया उसको माननीय नितिन बंसाली जी मेरे भाई हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं सोनाली जी कि पिछले 2 चैलेंज सोशल मीडिया पे वो हार चुके हैं, जिसकी पार्टी उन्होंने मुझे आज तक नहीं दी है। अरे आज ही दे देते हैं, चलो यार। और मैं बताना चाहूंगा कि पार्टी तो आपकी पूरी पार्टी को पार्टी दे देते हैं भाई। इस बात का सम्मान करता हूं कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, कि जब भी उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया वो हारे हैं। इस बार 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। दूसरी बात, आपने महिलाओं की बात की, आप दोनों पार्टियों का घोषणा पत्र उठा के देखिए। महिला सशक्तिकरण की बात हमने की है। नगरीय निकाय क्षेत्रों में अगर महिला के नाम पे संपत्ति है
तो 25% उसको प्रॉपर्टी टैक्स पे छूट का हमने वादा किया है, हमने पट्टे का वादा किया है और भी बहुत सारी हमने बातें की है घोषणा पत्र में। मैं तो माननीय नितिन बंसाली से प्रश्न पूछना चाहूंगा कि अपने 5 स्टार वादे मुझे बता दें जो उन्होंने घोषणा पत्र में किए हैं, जो नगरीय निकाय में जैसे चुनाव लड़ रहे हैं। ढेबर जी की बात की उन्होंने, आप देखेंगे कि ढेबर जी को उन्होंने सरे से इग्नोर कर दिया है। पूरे मुस्लिम समुदाय की इन्होंने बेइज्जती की, इंसल्ट किया है। अपने महापौर जो उनके 5 साल जो उनका स्वर्णिम कार्यकाल था, जिसमें शराब घोटाला हुआ, भू माफियाओं का राज हुआ, गुंडा तत्व सक्रिय हुआ, ढेबर के जो भतीजे हैं वो गोली चलाते थे नया रायपुर में। आप कानून व्यवस्था की बात कर रही हैं। उनके एक भाई मर्डर के केस में जमानत में है, एक भाई शराब घोटाले में जेल के अंदर है। तो एक रणनीति के तहत ढेबर जी को बाहर किया गया है। एक और बात आपको बताना चाहूंगा मैं, रिसेंट घटना है। माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने कुंभ मेला चलने के लिए सारे विधायकों को आमंत्रित किया। कांग्रेस पार्टी ने उस निमंत्रण को खारिज कर दिया है, खारिज नहीं मना किया कर दिया है। सोनाली, मेरी बात को आपको सुनना पड़ेगा। पहले रामलला प्रतिष्ठान, दीपक जी को अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। मैं आपको पूरा मौका देती हूँ, पूरा मौका दूंगी सर मैं आपको। हम भी जाएंगे, हम आपके निमंत्रण में क्यों जाएंगे? हम खुद जाएंगे, स्वयं जाएंगे। आस्था है, हमारी श्रद्धा है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये पत्र लिखकर आमंत्रित करके राजनीति करने की कोशिश। उज्जवल दीपक जी वो कह रहे हैं कि वो स्वतंत्र रूप से जाएंगे। आस्था हमारी भी है। नहीं सोनाली जी, पहले मुझे बोलने दीजिए, इनके पास समय आएगा तो बोल सकते हैं। ठीक है, माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने सारे विधायकों को आमंत्रित किया, सारे 90 लोगों को। कांग्रेस पार्टी ने सिरे से नकार दिया। क्यों नकारा? पहले भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के नहीं, पर वो जो समारोह था उसमें आमंत्रण कांग्रेस पार्टी ने पर नितिन भंसाली जी कह रहे हैं कि उन्हें आमंत्रण की जरूरत नहीं है, वो खुद चले जाएंगे। पार्टी का धर्म पे बात हो रही है, अभी मतदान पे बात हो रही है कि रायपुर में 10.5% मतदान हुआ, मतदान कैसे बढ़ाया जाए, नगरीय निकायों का। ठीक है उज्जवल दीपक जी, मैं अभी नितिन भंसाली जी से सवाल लूंगी और उसके बाद मैं आपको मौका दूंगी। मैं आग्रह करती हूं कि चुप हो जाइए आप दोनों। और नितिन भंसाली जी ठीक है, आस्था और इन सब चीजों पे अभी बात नहीं होगी, चुनाव पर बात होगी। मैं आपसे ये जानना चाहती हूं, चूंकि उज्जवल दीपक जी ने आपसे पूछा कि 5 पॉइंट्स ऐसे बताइए आप अपने मैनिफेस्टो में वो कौन से 5 पॉइंट्स है, प्रमुख 5 जो बिंदु हैं जो कि अगर आपकी सरकार आती है, यानी कि अगर आपके महापौर आते हैं तो आप यहाँ जो 5 पॉइंट्स है वो आप लागू करेंगे जमीनी स्तर पर। मितान योजना है जिसके बारे में हमने चर्चा की, जिस योजना को इन्होंने बंद किया है कि घर बैठे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि मिल सके। हमने आत्मानंद स्कूल जो बनाए हैं अंग्रेजी माध्यम स्कूल उनका, और उसको डेवलप करेंगे, स्कूलों की संख्या बढ़ाएंगे। हमने संपत्ति कर पे बात की है, हमने शुद्ध पेयजल पे बात की है। संपत्ति कर पे भाई संपत्ति कर पे बात की है, कोई बात नहीं की है। मैं बोलूंगा कि नहीं किया, एक तरफ बोलते उज्जवल दीपक जी, नितिन भंसाली जी को बोलने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगी वापस। कुंभ मेला वहां पे आ जाएंगे। उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था। राजधानी मैं जो बात कर रहा था उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया था। नहीं, आपको मैंने पर्याप्त समय दिया था, आपने अच्छा खासा बोला है। और अब बारी है नितिन भंसाली जी की, उनको बोलने दीजिए। शिक्षकों को वेतन क्यों नहीं दे रहे? संपत्ति कर कितना परसेंट दे रहे हैं? अभी आत्मानंद स्कूल में शिक्षकों को कितना परसेंट छूट दे रहे हैं? 13 माह से वेतन नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? बोल रहे 25%। आप बताइए कितना परसेंट? चौक डस्टर खरीदने के लिए बजट नहीं है आत्मानंद स्कूलों के। वो नगर निगम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आप झूठा वादा कर रहे हैं, घोषणा पत्र दिखाइए जहां पे आप की बात कर रहे हैं आप। ठीक है, मैं आप दोनों से ही सवाल नहीं लूंगी। गंगेश द्विवेदी से मैं सवाल लेना चाहती हूँ। गंगेश द्विवेदी जी, आप सुन रहे हैं दोनों ही पार्टियों को किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और एक दूसरे के मैनिफेस्टो को लेकर, एक दूसरे के जो किए गए वादे हैं उसको लेकर ये हमलावर है। क्या कहते हैं, क्या एनालिसिस कहता है आपका? मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, देखिए अभी भी एजेंडा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि दोनों पार्टियां बहुत गंभीरता से इस चुनाव को लड़ रही हैं। दोनों के एजेंडे से ये चीजें जाहिर हो रही हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, नगरीय निकाय उस शहर की व्यवस्था को देखने के लिए जो शहर की सरकार है उसको चुनने का मामला रहता है। बेसिक जो सर्विसेज हैं, सड़क, बिजली, पानी, सफाई व्यवस्था, गार्डन की व्यवस्था, ये सारी चीजें और कुछ सौंदर्यीकरण, कुछ और इसके अलावा अगर जब आप स्मार्ट सिटी की बात करते हैं तो इन सब चीज़ों को स्मार्ट तरीके से करना।
अब सबसे पहले तो मुझे लगता है इनके एजेंडे में आना चाहिए था कि जो 24 आवर्स पानी की सप्लाई की बात थी, ये बात 15 साल पहले JNRM प्रोजेक्ट जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी, उस समय से यहाँ पर 5 प्रमुख रिफॉर्म थे। इनकम टैक्स की रिफॉर्म थे, इनकम टैक्स पे छूट की बात थी, वो आज तक अभी तक ठीक से उसमें लागू नहीं हुआ है। पानी की व्यवस्था आपको बता दिया मैं। सड़कों की सफाई को लेकर कुछ दिन ठीक ठाक चला, लेकिन अभी कई इलाकों से शिकायतें आ रही, लगातार शिकायतें आ रही है, सफाई व्यवस्था ध्वस्त है, उसको लेकर कोई बात नहीं हो रही है। गार्डनों की हालत खस्ता है, इस पे कोई बात नहीं है। कोई नए गार्डन की बात, किसी जगह पे कुछ अच्छे अम्यूजमेंट पार्क की बात हो, रिक्रिएशन सेंटर की बात, कई सारे, रायपुर शहर जो तालाबों का शहर है, यहाँ पे एक जमाने में 184 तालाब होते थे, उनमें से आधे तालाब पड़ चुके हैं। उस पर कोई बात नहीं हो रही कि उन तालाबों को वापस रिहेबिलिटेट किया जाए, अवैध कब्जे कैसे दूर किए जाए, इन सब चीजों को लेकर कोई मसला नहीं है। इसके अलावा शहर के, जब अपन किसी शहर के मतदाताओं से वोट मांगने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो शहर के मतदाता खाली छोटी छोटी सुविधाएं ही नहीं मांगते हैं, उसके अलावा अच्छे कॉलेजों में पढ़ने वाले, इंजीनियरिंग, IIT राजधानी रायपुर में, इन सारे स्टूडेंट्स जो यूथ है, उनके लिए आपके एजेंडे में क्या है? भाजपा में एक एजेंडा दिखता है मुझे कि जो मेंस UPSC का मेंस निकालेगा उसको आप 1 लाख रुपए देंगे। उस 1 लाख रुपए को क्या करेगा? अगर वो सुविधा अगर आप प्रीलिम निकालने वाले को देते तो 1 लाख रुपए खर्च करके वो मेंस की तैयारी करता, वो ज्यादा बेनिफिशियल होता उसके लिए। तो इस तरह की स्कीम भी जो है, मुझे लगता नहीं ये ज्यादा फायदेमंद होगी। इन सब चीजों पे बात होनी चाहिए। तो वो ये सारे एजेंडे गायब हैं। वार्ड के लिए छोटी छोटी चीजें हैं, वार्ड में सड़क, बिजली, सफाई, आप देखिए बहुत सारे देखिएगा इस बार निर्दलीय पार्षद जीत के आएंगे। मैं कई जगहों पे जाके सर्वे किया मैंने, तो कई जगहों पे यह है कि जो एक्टिव है, एक वार्ड पार्षद से जनता क्या उम्मीद करती है? वो ये उम्मीद करती है कि सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक, सुबह 6 बजे नाली की सफाई से लेकर रात को लाइटिंग की व्यवस्था तक उनका पार्षद उनके साथ रहे। अगर ये व्यवस्था अगर आपके पार्षद नहीं दे पाएंगे और उसमें संतोष रहेगा, तो निश्चित तौर पर जो लोग व्यक्ति इस पिछले 5 साल में जिसने मेहनत की होगी उसको जनता वोट करेगी। और यही वजह है कि निर्दलीयों की संख्या बढ़ रही है तेजी से। नगरीय निकाय चुनाव में निर्दलीय पार्षद जीत के आ रहे हैं, इसका वजह यही है। दोनों पार्टियों को इस बारे में चिंतन करना चाहिए। अभी तो बिल्कुल चिंतन करना चाहिए। उज्जवल दीपक जी, सर आती हूँ, मैं लौटती हूँ आपके पास। उज्जवल दीपक जी, जैसा कि गंगेश द्विवेदी जी भी बता रहे हैं कि मुद्दों पर बात नहीं हो रही है, जो एजेंडा होना चाहिए, जो विकास का एजेंडा होना चाहिए, उस पर बात नहीं हो रही है। और हमने कई दफा ये तस्वीर भी देखी है, 13 महीने से आपकी सरकार है, कई बार हमने ये तस्वीर देखी जो सुदूर अंचल, जो ग्रामीण इलाके होते हैं, वहां पर सड़क की सुविधा नहीं होती, एम्बुलेंस नहीं जा पाती, जो लोग हैं वो खाट के सहारे वहां पर एम्बुलेंस तक पहुंचते हैं। तो ऐसे जो तस्वीरें हैं उसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। सड़क की सुविधा होनी चाहिए, पेयजल, जो शुद्ध पेयजल है उसकी सुविधा होनी चाहिए। तो ये तो चुनौती है ना सर? सोनाली जी, हमारा घोषणा पत्र, जिसका मैं एक सदस्य भी हूं, उसके निर्माण समिति की, मैं आपको 5 योजनाएं बता रहा हूं। मैं कमलेश गोगला जी के बात से सहमत हूं कि नगरीय निकाय चुनाव में लोकल मुद्दों के बारे में, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। हम नजुल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून बनाएंगे, जो बात कर रहे थे वो व्यवस्थापन की। हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। रुके हुए PM आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को पूरा करेंगे। और बिजली बिल जो समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। महिलाओं को प्रॉपर्टी टैक्स में 25% की छूट। प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं को समुचित व्यवस्था करेंगे। सारी बातें हमने डिटेल में डाली, मैं आपको सेलिंग फीचर्स बता रहा हूं। इसके अलावा बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, इतनी छोटी सी बात का हमने ख्याल रखा अपने घोषणा पत्र में। महाविद्यालय और विद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। स्ट्रीट वेंडर्स तक की चिंता की है हमने, जो अवैध कब्जे हो जाते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवस्थापन करेंगे, उनको जगह देंगे। इनफैक्ट उनको 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करेंगे, बिना जुर्माना व ब्याज लगाए, जो लोग प्रॉपर्टी टैक्स नहीं पटाते। इतने डिटेल में हमने घोषणा पत्र का निर्माण किया है। 30-40 पेजों का है और 2 पेजों का कांग्रेस का घोषणा पत्र है। हमने बहुत गंभीरता से चुनाव लड़ा है, सारी छत्तीसगढ़ इस बात को जानती है और हम अपने घोषणाओं को पूरा करते हैं। जहां तक बात है इस घोषणा पत्र का नाम अटल विकास पत्र होने का, मैं आपको बताना चाहूंगा, शायद जानकारी नहीं है कांग्रेस के प्रवक्ता को, आदरणीय मेरे भाई नितिन बंसाली जी को, अध्ययन करके नहीं आए शायद वो। 25 साल पूरे हो रहे हैं छत्तीसगढ़ राज्य को, जिस राज्य को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बनाया, निर्माण किया, हमने बनाया, भारतीय जनता पार्टी ने इस राज्य का निर्माण किया है। उसके 25 साल पूरे हो ना 2025 में।
सिल्वर जुबली समारोह मनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ में, इसलिए इस संकल्प पत्र सारे को उनके नाम पे डेडिकेट किया गया है, उनके योगदान को। देखिए नितिन जी फिर से बात कर रहा है, मुझे टोकिएगा मत, होना लीजिए, मुझे बोलने दीजिए। आपने एक बात कही, मैं उसका बता रहा हूं आपको आंसर कि माननीय श्रद्धेय अटल जी को डेडिकेटेड है ये विकास पत्र, क्योंकि राज्य का निर्माण उन्होंने किया है और इसके लिए उनके योगदान को धन्यवाद देते हुए, श्रद्धान्वित होते हुए इस विकास पत्र का नाम अटल विकास पत्र है। और इस पे दी हुई जो घोषणा है उस पर हम वैसे ही अटल रहेंगे जैसे महतारी वंदन के लिए थे, जैसे किसान को 3100 रुपए देने के लिए अटल थे। 12,000 करोड़ रुपए 2 दिन पहले ट्रांसफर हुए किसानों के खाते में, और आज तक 14 महीनों में मोदी की गारंटी के मुताबिक 82,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के लोगों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे दिए जा चुके। पीएससी घोटाला के आरोपी जेल के अंदर हैं, शराब घोटाला के आरोपी जेल के अंदर हैं, कोल घोटाले के आदमी जेल के अंदर हैं। और वादों की बात करती है कांग्रेस पार्टी, शराबबंदी का वादा करके गंगा जल हाथ पे लेके जो पार्टी सरकार में आई थी, नकली शराब बेचा उस पार्टी ने, नकली होलोग्राम लगा के। आज ये सरकार जेल में है। ठीक है, नितिन बंसाली जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। नितिन बंसाली जी से मैं इसका जवाब लेती हूँ। नितिन बंसाली जी, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अक्सर बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं, और शराब घोटाला का जैसे मुद्दा था, और यहाँ पर जिस तरीके से हमने देखा कवासी लखमा अभी फिलहाल जेल में भी है, पूछताछ भी उनसे जारी है, तमाम टीमें मौजूद है, इस पर क्या कहेंगे और इसका तोड़ क्या है आपके पास? शराबबंदी क्यों नहीं की गई थी वादे के मुताबिक? नकली शराब क्यों बेची गई? दवा घोटाला क्यों किया गया? नौकरियां क्यों बेची गई? प्रश्न किससे है? उज्जवल दीपक जी, प्रश्न मेरा नितिन बंसाली जी से, उनको जवाब देने दीजिए, फिर मैं आपके पास आऊंगी। बोलिए नितिन जी। ये बड़े अच्छे घोटालों की बात कर रहे हैं, शराबबंदी क्यों नहीं की? हमने 100 से ज्यादा शराब की दुकानें बंद की, मैं ये भी बता दूं। और यहाँ पर तो रेस्टोरेंटों में और भोजनालयों में शराब बेचने के लाइसेंस दिए जाने की बात हो रही है। अरे शर्म करो, 9 लोग जहरीली शराब पी के परसों छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में जिनकी मृत्यु हो गई है। अवैध शराब मध्य प्रदेश, हरियाणा, अन्य प्रदेशों से यहाँ पे शराब के जखीरे आ रहे हैं। कोची है यहाँ पर एक्टिव है, सूखे नशे का बोलबाला है, जगह जगह शराब बिक्री है। और ये कहते हैं हमने शराबबंदी की बात की थी, हमने की थी, गंगा जल हाथ में लेके नहीं की थी, लेकिन हाँ की थी, हमने प्रयास भी किए थे। पर इन्होंने, इनके प्रवक्ताओं ने आप ही के चैनल में मेरे साथ बैठकर कई बार ये बात कही है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम शराबबंदी करेंगे। मैंने उनसे कबूल करवाया, बोले हाँ करेंगे। तो आप लोग अभी जो शराब बेच रहे हो, ये क्या गंगा जल बेच रहे हो? शराब नहीं बेच रहे हो तो ये देखिएगा कीर्तिमान बनाएंगे, कीर्तिमान बनाएंगे इस प्रदेश का। इसके पहले भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार थी, जब शराब बिक्री के नाम पर छत्तीसगढ़ पूरे देश में तीसरे नंबर पर आता था, ये उसको पहले नंबर पर लाने के लिए प्रयासरत हैं। असली शराब यहाँ पर असली शराब इनके मुख्यमंत्री सार्वजनिक मंच से कहते हैं छत्तीसगढ़ के शराब प्रेमियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनका मनपसंद ब्रांड यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हर दुकान में मिलेगा। आप इसके अलावा शराब प्रेमियों के अलावा दूसरों की भी चिंता करो। ये शराब प्रेमियों की इतनी चिंता क्यों हो रही है भाई? चाहे इनके डिप्यूटी सीएम हो, चाहे सीएम हो, शर्म आती है। देवर परिवार, लखमा, छत्तीसगढ़ में शराब प्रेमियों जो जेल के अंदर है की जरूरत नहीं है। शान से बोल ये पूरे प्रदेश में शराब की नदियां बहा देंगे। ये विकास की बात करो भाई, ये 13 महीने निकल गए भाई, ये बोल बोल के 13 महीने निकल गए। नितिन बंसाली जी, विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। रायपुर नगर निगम में 15 सालों से कांग्रेस के महापौर हैं। एक बार मुझे आप 3 पॉइंट गिनवा दीजिए विकास के नाम पर क्या कुछ हुआ है, उसके बाद गंगेश द्विवेदी जी के पास मैं जाना चाहूंगी। बिल्कुल, यदि हमने विकास नहीं किया होता सोनाली, तो ये केंद्र सरकार, इनकी मोदी सरकार, भाजपा की सरकार केंद्र की, चलिए प्रधानमंत्री तो हमारे भी हैं, 32 से ज्यादा पुरस्कार दिए हैं छत्तीसगढ़ को, रायपुर राजधानी को। रायपुर राजधानी नगर पालिका निगम को आप उठाकर देख लीजिए डाटा कि 32 से अधिक पुरस्कार दिए गए हैं। सर्वेक्षण के आधार पे, सफाई के आधार पे, हम कहे सौंदर्यकरण के आधार पे, हर
दिशा में छत्तीसगढ़ की मितान योजना की सराहना हुई, गौठानों की सराहना हुई। यहां पर आवारा पशु जो घूमते थे उनके लिए यहां पर जो व्यवस्था की गई, ये सारे मुद्दों पर, इन सारे विकास पर केंद्र की मोदी सरकार ने 32 से अधिक पुरस्कार दिए हैं। यूं तो नहीं दिए होंगे। और आज आप इतना चिल्ला रहे हो भाई, आज तो मतदान हो रहा है, रिजल्ट तो नहीं आया है, रिजल्ट तो नहीं आया है ना, रिजल्ट भी आ जाएगा 15 तारीख को, फिर बैठेंगे। चलिए बिल्कुल, रिजल्ट वाले दिन भी आप दोनों को बुलाऊंगी मैं, और इसी तरीके से चर्चा करेंगे, और उस दिन जनता क्या फैसला सुनाती है वो भी देखेंगे। गंगेश द्विवेदी जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से आप सुन रहे हैं भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर, क्या आपको लगता है कि जनता इन भी मुद्दों को लेकर पहुंच रही है? क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनका मुद्दा है, जो मुद्दे आपने भी बताए वो सब भी एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, या फिर जो अभी शराब घोटाले के जो केस चल रहे हैं, कवासी लखमा जेल के अंदर है, क्या इन मुद्दों का भी असर जमीन पर देखने को मिलेगा? ये भी बताइएगा। इसके साथ ही एक और सवाल होगा मेरा कि रायपुर नगर निगम में जिस तरीके से दीप्ति दुबे कांग्रेस की प्रत्याशी हैं, प्रमोद दुबे के नाम का क्या थोड़ा इंपैक्ट पॉजिटिवली देखने को मिलेगा? देखिए, इस चुनाव में मुझे नहीं लगता है कि जो प्रदेश स्तर के मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी रहेंगे, क्योंकि शहर की वार्ड की चुनाव जो 5,500 से अधिक अपने वार्ड है पूरे प्रदेश में, उनमें तो एकदम छोटे स्थानीय मुद्दे रहते हैं, उनको लेकर वो वोटिंग करेंगे पार्षद इस चुनाव के लिए, चाहे वो कांग्रेस को मिले, भाजपा को मिले, निर्दलीय को मिले। तो उसमें बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि शराब और ये सब मुद्दा रहेगा। दूसरा, शराब को मैं शुरू से बोल रहा हूँ, शराब कोई छत्तीसगढ़ में मुद्दा बनाना ही नहीं चाहिए। पिछली सरकार ने घोषणा की थी, शराबबंदी नहीं कर पाई। उसका सबसे बड़ा कारण है कि छत्तीसगढ़ की बड़ी आबादी आदिवासी है जो स्वयं शराब बनाती है। आप शराबबंदी छत्तीसगढ़ में कर ही नहीं सकते। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि उनके लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। उनको आपने छूट दे के रखी है, उनकी संस्कृति का हिस्सा है। उसके बाद इसको लेकर कई सारे घोटाले घपले हो चुके हैं। तो मुझे लगता है अब इस मुद्दे को दोनों पार्टी को छोड़ देना चाहिए, इस पर चर्चा भी नहीं होना चाहिए। और स्थिति ये है रायपुर शहर में, जैसे बोल रहे थे नितिन भाई की, जो बाहर मतलब नकली शराब वाली बात है, वास्तव में ये ट्रेंड बना है। कई हमारे मित्र बाहर से मंगा के, जो शौकीन है वो बाहर से मंगा के पीते हैं, यहाँ की शराब नहीं पीते। वो बॉम्बे से मंगा रहे हैं, उधर से महाराष्ट्र से मंगा रहे हैं, कई अन्य जगहों से मंगा के शराब पी रहे हैं। तो ये सब चीजें अभी भी चल रही हैं, ऐसा नहीं कभी बंद हो गई है। तो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहस नहीं होनी चाहिए। जाहिर तौर पर मुद्दे तमाम हैं गंगेश द्विवेदी जी, और चूंकि आज जनता के वोटिंग का दिन है और हम लगातार अपील कर रहे हैं कि अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। और किनके दावों में आपको दम नजर आता है, किनके वादों पर आप भरोसा करते हैं, वो भी स्पष्ट रूप से 15 तारीख को पता चल जाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन हमारी